जिंदगी लंबी हो ना हो, अच्छी होना जरूरी है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही बेहतर। लेकिन जिंदगी अच्छी कैसे होगी, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर तो दुश्वारियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कठिनाइयां ही जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और जिंदगी जीने की कला भी सिखाती हैं। तो सीखिए आर्ट ऑफ लाइफ और मेरे साथ कहिए लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। योग एक विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग जीवन जीने की कला है। दरअसल योग एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग सभी विकारों का अंत है, अब चाहे वो विकार मानसिक हो या शारीरिक। शारीरिक विकारों की जब हम बात करते हैं तो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड। ऐसे में योग इस समस्या को दूर करने के लिए कैसे कारगर है और कितना कारगर है, आप खुद देख लीजिए। थायराइड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसका मुख्य कारण थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस सिक्रीशन है। आइए जानते हैं योग प्रबंध इसमें किस प्रकार सहायक है। पहला अभ्यास उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखिए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से दाईं एडी और बाएं हाथ से बाएं एडी को पकड़िए। यह मेरुदंड और कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दृष्टि में सुधार लाता है। अब श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास क्रम सिंहासन। वज्रासन की स्थिति में बैठे, दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाएं। दोनों हथेलियां घुटनों के बीच जमीन पर रखें, जहां उंगलियां भी दोनों जमीन पे हो। ठोड़ी को धीरे धीरे ऊपर की ओर कीजिए। धीरे धीरे अपने जिह्वा को बाहर निकालें और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपने नासिकाग्र पे एकाग्र कीजिए। इसी स्थिति में कुछ देर बने रहे। तत्पश्चात धीरे धीरे वापस जिह्वा को लेके आए। आंखें बंद, धीरे धीरे यहीं से वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास क्रम मार्जरी आसन। मार्जरी आसन हेतु वज्रासन में बैठे, धीरे धीरे घुटनों पर खड़े होकर कंधों जितना अंतर दें और हथेलियों के बीच भी अंदर रखते हुए नीचे रखें। श्वास भरते हुए कमर नीचे और गर्दन को ऊपर खींचे। प्रश्वास करते हुए कमर ऊपर और गर्दन को नीचे खींचे। इस अभ्यास क्रम को 1 से 2 बार दोहराएं। तत्पश्चात धीरे धीरे वापस यहीं से वज्रासन की स्थिति में आ जाए। अगला अभ्यास क्रम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं।
धीरे धीरे दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को नितंब के नजदीक ले आएं। अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाएं और पुलनुमा आकृति बनाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुके। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे पीठ के बल विश्राम कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को सामान्य स्थिति में लेके आए। अब विश्राम करें। अगला अभ्यास क्रम पवन मुक्त आसन। अपने पैरों को मिलाइए और घुटनों को मोड़ते हुए अपने जांघों को सीने के पास ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़े। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और अपनी ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। कुछ देर इस स्थिति में रुके। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस सामान्य स्थिति में लेके आएं। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते हुए विश्राम करें। अगला अभ्यास क्रम भुजंगासन। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाएं। धीरे धीरे पेट के बल आ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को मिलाइए। अब श्वासों को छोड़ें। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखिए। श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। कुछ देर इस आसन में रुके। तत्पश्चात धीरे धीरे अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब धीरे धीरे मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अगला अभ्यास क्रम नाड़ी शोधन प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखिए। अब दाहिने हाथ की नासिकाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लें। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। अब दाईं नासिका से श्वास लीजिए और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इसी चक्र को 4 बार अभ्यास करें। ध्यान रहे आपकी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध होनी चाहिए।
अब धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास क्रम उज्जाई प्राणायाम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। तत्पश्चात श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कंठकूप को खींचे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य। एक बार और इस अभ्यास क्रम को दोहराएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कंठकूप को खींचे, श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। एक बार इस चक्र को और करें। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास ध्यान। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रखें। धीरे धीरे अपने कंधों को, कोहनियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सिर्फ कमर और गर्दन को सीधा रखें। एक सहज भाव से आ जाए। लंबी गहरी श्वास ले। धीरे धीरे अपनी पूर्ण चेतना को अपने श्वासों पर केंद्रित करें। जिससे कि आप निर्विचार हो, निरंतर श्वासों से लयबद्ध बने रहें। यह योग अभ्यास क्रम थायराइड के रोग के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। अगला अभ्यास ध्यान। धीरे धीरे कमर गर्दन को सीधा करें। धीरे धीरे बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को लेके आए। ध्यान मुद्रा बनाएं। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। धीरे धीरे अपने कंधों को और कोहनियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव तनाव का भाव नहीं। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने श्वासों पर केंद्रित कीजिए। अपने श्वासों पर केंद्रित करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। एक सहज भाव, एक निर्विचार भाव और एक आनंद का भाव महसूस करें। धीरे धीरे अब श्वासों पर केंद्रित करें ध्यान को। धीरे धीरे अब ध्यान को समाप्त करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाएं। यह योग अभ्यास क्रम थायराइड के लिए लाभप्रद है। धन्यवाद। कई लोग ये सवाल करते हैं कि थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। दरअसल अकेले फूड्स हाइपोथायराइड का इलाज नहीं कर सकते। हालांकि सही पोषक तत्वों और दवा का जो राइट बैलेंस है वो थायराइड को
कंट्रोल करने में मदद करता है। थायराइड के रोगियों के लिए किस तरह की डाइट हो, उनका डाइट प्लान कैसा हो ताकि इस परेशानी से लड़ने में उनको मदद मिले, लेट्स हैव अ लुक। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन निधि सहानी। आज मैं आपसे थायराइड के बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे शरीर में एक थायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसाइड करते हैं। जब ये है सिक्रीशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है तो वो हाइपोथायराइड कहलाता है, जिसमें हर चीज़ फास्ट हो जाती है। इस केस में लोगों को टायर्डनेस, एंजाइटी, बहुत जल्दी वेट रिडक्शन होना, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। साथ ही हाइपोथायराइड होता है जिसमें सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स जो है, थायराइड हार्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ बॉडी में स्लो हो जाता है। लाइक मेटाबॉलिज्म स्लो होना, जिसके कारण वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या फिर टायर्डनेस रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, एक्सेट्रा। अगर हम थायराइड को क्योर करने की बात करें तो हम ऐसा क्या खाएं कि हम थायराइड से बाहर आ सकें या थायराइड को कंट्रोल कर सकें। चाहे आपको कोई भी थायराइड हो तो कोशिश करें कि आप वह चीज़ें खाने में अवॉइड करें जिसमें गोइट्रोजन होता है। गोइट्रोजन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा थायराइड और गड़बड़ा जाता है, और हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिसमें सिलेनियम होता है, जिससे हमारा थायराइड की एक्टिविटी में कंट्रोल आता है और थायराइड हमारा रेंज में आ जाता है। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाएं? अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो हमें होल ग्रेन्स खाने चाहिए, जिसमें हम ब्राउन राइस, होल व्हीट, ओट्स, दलिया, किनुआ एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। अगर हम अवॉइड करने की बात करें तो हमें सोया फ्लावर एंड कॉर्नफ्लोर को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में गोइट्रोजन पाया जाता है। साथ ही अगर हम फल और सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी फल और सब्जियां हैं जो थायराइड में खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए? खाने में हम घिया, तोरी, टिंडा, जुकिनी, बैंगन ये सब खा सकते हैं। इसमें अच्छी क्वांटिटी में गोइट्रोजन नहीं होता है और सिलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी होता है जो थायराइड एक्टिविटी को एनहांस करता है। अगर हम बात करें अवॉइड करने की तो हमने सुना तो होगा ही कि थायराइड में कॉलीफ्लावर, कैबेज और साग नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गोइट्रोजन होता है। इनको पकाने के बाद भी यह उसमें से नहीं गायब होता। बट अगर हम ब्रोकली की बात करें जो सेम फैमिली में है, या फिर हम स्पिनच की बात करें, तो अगर हम प्रॉपर्ली कुक करके खा रहे हैं तो इन मॉडरेशन हम खा सकते हैं। साथ ही अगर हम ऑयल की बात करें तो कोकोनट ऑयल, घी, देसी घी, कोई भी राइस ब्रैन ऑयल या ग्रेन ऑयल हम खा सकते हैं, जिसमें अच्छी मात्रा में अगर हम इसको तेल में बना के खाएं, या फिर अगर हम वर्जिन कोकोनट ऑयल को गरम सब्जी या दाल के ऊपर चम्मच से डाल के खाएं। और अगर हम ना की बात करें तो पीनट ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो सफ़ेद तिल जो होते हैं, अगर हम सुबह नाश्ते से पहले आधा एक घंटा पहले पानी में भिगो के उसको कंज्यूम करते हैं तो थायराइड एक्टिविटी में काफ़ी सुधार आता है। दही को रोज़ कंज्यूम करने से भी थायराइड कंट्रोल होता है। साथ ही अगर हम वॉलनट, 4 वॉलनट्स मतलब 4 हाफ वॉलनट खाली पेट सुबह बिना ब्रश करे खाते हैं तो भी थायराइड एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से सुधर जाती है। याद रखें, अगर हम वॉलनट को सुबह एम्प्टी स्टमक खा रहे हैं तो ब्रश ना करें। जो मॉर्निंग हम सो के उठते हैं और हमारी माउथ में सलाइवा होता है, उसके साथ अगर हम वॉलनट को मिक्स करके खाते हैं तो वह हमारे मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, साथ ही थायराइड एक्टिविटी को एनहांस करता है। इसके साथ साथ अगर हम घर बैठ के ही थायराइड को ठीक करना चाहते हैं तो हम
खान पीन का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही अगर हम 1 चम्मच साबुत धनिया रात को पानी में भिगो के रखें और सुबह उस पानी को कंज्यूम करें, तब भी थायराइड में सुधार आता है। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को थायराइड होता है या तो उनका वेट गेन होता है या ड्रास्टिकली वेट रिड्यूस हो जाता है, जिससे उनके अंदर एंजाइटी या फिर पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम देखी गई है। और डिप्रेशन भी बहुत आम बात है इस केस में। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटी तो करें ही, साथ ही अगर आप 1 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल या फिर पेपरमेंट ऑयल को अपने तकिए पे या हैंकी पे डाल के सूंघते हैं तो भी आपके माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है और आप एंजाइटी से दूर रहते हैं। अपने थायराइड को कंट्रोल करें, सारी चीज़ें ये फॉलो करें। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ हमारी हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की निजी, सामाजिक और प्रोफेशनल जिंदगी पर काफी असर डालता है। सच कहें तो अगर मन खुश तो लाख चुनौतियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज की जिंदगी में टेंशन, डिप्रेशन और कुढ़न तो कदम कदम पर है, लेकिन इनसे हम बच सकते हैं। ये भले ही हमारी सराउंडिंग का हिस्सा हो, लेकिन इनसे पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा कोहली है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे पीका की, नॉन न्यूट्रिशियस फूड। तो सानिया एक बिटिया थी 10 साल की, जिसकी मदर मेरे पास आई। वो बोली कि सानिया को एक दिन मैंने देखा जब वो पार्क में और बच्चों के साथ खेल रही थी, तो वो कोने में जाके पार्क की मिट्टी खाने लग गई, घास खाने लगी। तो मैं एकदम हैरान हो गई। तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा शायद एक ही दिन की बात है, बट मैंने 2-3 दिन जब उसे ऑब्जर्व किया पार्क के अंदर तो देखा कि वो हमेशा मिट्टी उठा के खा रही है। जब मैंने उससे पूछा तो बोली मुझे अच्छा लगता है मिट्टी खाना। तो आप देखेंगे कई बच्चे ये नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, जैसे चौक हो गई, जैसे दीवारों को छील छील के उसकी पपड़ी खाना, बर्फ़ खाना, बटन चबाने शुरू कर देने। अगर वो कोई ड्राइंग कर रहे हैं क्रेयॉन के साथ तो ड्राइंग करते करते वो क्रेयॉन ही चबाना शुरू कर देते हैं, या पेपर फाड़ के ड्राइंग का वो पेपर चबाना शुरू कर देते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ उन्हें मिल जाए वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम नॉन न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं, और जो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन हो सकता है और उनको पेट में कीड़े हो सकते हैं और तरह तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों का ध्यान रखें और देखें कि ये बच्चे जो हैं नॉन न्यूट्रिशियस फूड क्यों खा रहे हैं। हो सकता है कि आयरन की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, मगर जहाँ तक मनोवैज्ञानिक का सवाल है, कई बच्चे जानबूझ के खाते हैं। उन्हें लगता है कि जब मैं दीवार चाटना शुरू करूँगा तो शायद मम्मी अपना फ़ोन छोड़ के शायद मेरे पास आ जाएं और शायद मेरी बात सुन लें। कई बच्चे अचानक जो बटन्स खाना शुरू कर देते हैं, आप भागे हुए जाते हैं कि भी क्या कर रहे हो, वो अटेंशन के लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको सुन ही नहीं रहे हैं। तो कई बार ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, और ये कभी कभी बिहेवियर हो जाता है अपना गुस्सा निकालने के लिए, क्योंकि आप उनकी बात समझते नहीं है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसी वो और चीज़ें उठा के खानी शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कभी आपकी चुन्नी चबाना शुरू कर दिए, कपड़ा चबाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ज़रूरी है, ये एक साइन है कि बच्चा चाहता है कि आप उसे अटेंशन दें, उसकी बात को सुने और समझें। तो ज़रूरी है कि बोथ पेरेंट्स बैठ के बच्चे की बात सुने और देखें कि कोई न्यूट्रिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो पेडियाट्रिशियन से बात करें और ज़रूर एक मनोवैज्ञानिक से बात करें, क्योंकि नॉन न्यूट्रिशियस फूड बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं बच्चे के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, इसे नज़रअंदाज मत करिए। अगर बच्चा आपको कभी दिखता है कोई ऐसी चीज़ खाते हुए, जैसे मैंने कहा बटन या मिट्टी, तो इसको सीरियसली लीजिए और ज़रूर किसी ना किसी मनोवैज्ञानिक से मिलिए, जिससे बच्चा न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना शुरू कर दे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधारने का वक्त देते हैं। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है, और अगर इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो थोड़ा अपने लिए चलिए, थोड़ा अपनों के लिए चलिए, और खुली बाहों के साथ जिंदगी से कहिए, लव यू जिंदगी।